हम रहे या ना रहे, लेकिन ऐसे विचार हो, ऐसा निर्माण हो जो चलता रहे। जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं, राकेश रंजन। बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की। मनमोहन सिंह जी नहीं रहे, इस खबर से तो आप वाकिफ ही हैं। मनमोहन सिंह अपनी जीवन यात्रा में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे और जो अंतिम महत्वपूर्ण पद था वह प्रधानमंत्री का था, भारत के प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री के रूप में जैसा कि होता है, वे विपक्ष के निशाने पर रहे। विपक्ष ने उनके नाम से तुकबंदी करते हुए उनको मनमोहन सिंह की उपाधि से भी आलोचनात्मक बातें थी, लेकिन जो उनकी बुद्धिमत्ता थी, विनम्रता थी, उसके सभी कायल थे, आम आवाम से लेकर खास तक, पक्ष से लेकर विपक्ष तक। जब मनमोहन सिंह नहीं रहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उनके बारे में बातें कही, उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता के हम कायल रहे हैं। उनकी यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, मनमोहन सिंह की बुद्धिमत्ता और विनम्रता हमेशा देखने को मिलती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और मैं उस समय नियमित रूप से बातचीत करते थे जब वे प्रधानमंत्री थे और मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। हम शासन से संबंधित विभिन्न विषयों पर गहन विचार विमर्श करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता हमेशा देखने को मिलती थी। यह जो भी प्रतिक्रियाएं हैं कमोबेश यही है। मैं जो आज उनके बारे में कुछ बातें रखने जा रहा हूँ, उससे असहमति की भी पूरी गुंजाइश है, लेकिन खारिज करने जैसी कोई बात नहीं है। और वो बातें हैं जो मनमोहन सिंह को खास बनाती हैं और जिसके लिए वे खास तौर से याद किए जाएंगे। राणा सिंह जी हैं, प्रोफेसर हैं, सेवानिवृत्त, झारखंड के देवघर में रहते हैं। तो उन्होंने मनमोहन सिंह के अवदान की जो चर्चा की, तो उसमें प्रतिक्रिया आई कि हाँ, छठे वेतनमान के माध्यम से मध्य वर्ग की अर्थव्यवस्था में निश्चित ही उछाल आया, बाजार में पैसा बढ़ा। अब नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह के उदारवाद के आगे का स्टेप आ चुका है और इस रोड मैप में मध्यम वर्ग पर सबसे अधिक खतरा है। तो ये थी असहमति की बातें और जो अवदान की चर्चा जो मैं करने जा रहा हूँ उस पर जो प्रतिक्रिया थी। लेकिन जो बातें हैं उसको भी थोड़ा संजीदगी से सुनिए, गुनिए। मैंने आर्थिक समस्याओं को झेला है और साथ ही प्रोफेसरों की गरीबी। यह गरीबी मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में छठे पे कमीशन लागू होने के साथ खत्म हुई। आज जो सरकारी नौकरी वाले हवा में उड़ते रहते, अवकाश प्राप्त लोग मोटा पेंशन पा रहे हैं, उन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह का कृतज्ञ होना चाहिए। जरा थमकर सोचिए, साल 1991, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री। देश की बंद इकोनॉमी खोल दी गई, मुक्त व्यापार का युग आ गया, दुनिया भर के सस्ते सामान भारत में बिकने लगे। उसके पहले भी क्या युग था। महीनों इंतजार कीजिए, 1500 घूस दीजिए तो बीएसएनएल फोन का सिम देता था। स्कूटर ब्लैक में बिकता था। स्कूटर खरीदने की आज लाइन लगाइए तो साल भर बाद आपका नंबर आता था। घटिया टीवी का भी आसमान छूता मूल्य था। वॉशिंग मशीन तो कोई देखा भी न था। इकोनॉमी खुली, इधर वेतन भी बढ़ा, लोगों के घर तरह तरह के साजो सामान से भर गए। बैंकों ने भी लोन देना शुरू किया। लोगों के घर बनने आसान हुए, नौकरी वालों की बल्ले बल्ले हुई। लगभग उसी समय चीन ने भी अपने को मुक्त बाजार से जोड़ा और अपनी बंद इकोनॉमी खोल दी। तब तक चीन अपनी वैज्ञानिक क्षमता में और अपने स्किल में इतना इजाफा कर चुका था कि वह एक से एक सस्ता, सुंदर और टिकाऊ चीज बनाकर दुनिया भर में बेच सकता था, जो कि वह आज कर रहा है। हम लोगों के पास ऐसा
कुछ भी नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ कि हम सारी दुनिया से बना हुआ सामान मंगा रहे हैं और अपने यहाँ से सिर्फ कच्चा माल दूसरों को भेज रहे हैं। मुक्त व्यापार तो वैसे अमेरिका ने अपने फायदे के लिए लागू करवाया था, पर फायदा चीन उठा ले गया। आज भारत की छोड़िए, अमेरिका और यूरोप वाले चीन के आगे धूल में लटपट गिरे पड़े हैं और वे खुली इकोनॉमी के खिलाफ बोलने लगे हैं। चीन ने अपने धन से अपनी इकोनॉमी खड़ी की। मनमोहन सिंह का सिद्धांत रहा सारी दुनिया का धन लाकर अपने देश की इकोनॉमी बढ़ाने का प्रयास करना। इसी सिद्धांत पर आज की मोदी सरकार भी है। परिणाम, देश कर्ज के भार से दबा पड़ा है। कर्ज से भी इकोनॉमी खड़ी की जाती है, पर यह वैसी जगह ही संभव है जहां नीयत साफ हो और भ्रष्टाचार नहीं हो। अगर देश ने अपनी वैज्ञानिक क्षमता और स्किल को नहीं बढ़ाया तो इसका बहुत ही दुखद परिणाम भविष्य में होने वाला है। तो ये थी राणा सिंह जी के हवाले से बातें। और अब कुछ और बातें पत्रकार रेहाज फजल के हवाले से। 24 जुलाई 1991 को जब नेहरू जैकेट और आसमानी पगड़ी पहने हुए मनमोहन सिंह अपना बजट भाषण देने के लिए खड़े हुए तो सारी दुनिया की निगाहें उनके ऊपर थी। भाषण की शुरुआत में ही उन्होंने स्वीकार किया कि इस समय वो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि राजीव गांधी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उनके सामने नहीं है। उनके भाषण में उस परिवार का बार बार जिक्र किया गया जिसकी नीतियों को वे सिरे से खारिज कर रहे थे। दिलचस्प बात यह कि मनमोहन सिंह को बजट बनाने में सहायता देने वाले दो वित्त मंत्रालय के दो चोटी के अधिकारी एसपी शुक्ला और दीपक नैयर मनमोहन सिंह की विचारधारा से सहमत नहीं थे। मनमोहन सिंह के 18,000 शब्दों के बजट भाषण की सबसे खास बात ये थी कि वो बजटीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 8.4% से घटाकर 5.9% पर ले आए थे। इसका मतलब था सरकारी खर्चों में बेइंतहा कमी करना। मनमोहन सिंह ने अपने भाषण का अंत विक्टर ह्यूगो के मशहूर उद्धरण से किया था, दुनिया की कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ पहुंचा है। महज कुछ मिनटों में मनमोहन सिंह ने नेहरू युग के 3 स्तंभों लाइसेंस राज, सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार और विश्व बाजार से भारत के अलगाव को समाप्त कर दिया था। अमेरिका में भारत के राजदूत आबिद हुसैन ने वाशिंगटन से इसे रहलुवालिया को फोन कर कहा कि वो उनकी तरफ से मनमोहन सिंह को गले लगा ले और उन्हें जागृति फिल्म का वो गाना याद दिलाएं, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। हालांकि ये गाना महात्मा गांधी के लिए लिखा गया था, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मनमोहन सिंह पर भी लागू होता था। मनमोहन सिंह की सादगी और किफायत के तरीके से जिंदगी जीने के तरीके ने उन्हें उदारवाद की वकालत करने के लिए सशक्त बनाया। उन पर यह आरोप नहीं चिपक पाया कि उन्होंने उपभोक्तावाद और आलीशान जिंदगी के मोह के कारण उदारवाद का समर्थन किया। सोने पर सुहागा तब हुआ जब जेनेवा में साउथ कमीशन के दौरान कमाए गए डॉलरों की कीमत रुपए के अवमूल्यन के कारण बढ़ गई, तो उन्होंने सारे अतिरिक्त पैसे को जोड़कर प्रधानमंत्री सहायता कोष में जमा कर दिया। तो कुछ ऐसे थे मनमोहन जी। आपको बता दूं कि मैंने भारत में लड़खड़ाता जनतंत्र की कई सीरीज प्रस्तुत की। डॉक्टर राम कविंद्र के हवाले से। डॉक्टर राम कविंद्र समकालीन चिंतन के संपादक हैं। बात तब की है जब, यानी लोकसभा चुनाव से पहले की, जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 हस्तियों को भारत रत्न दिया। उनमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर थे, एम एस स्वामीनाथन थे, नरसिंह राव थे। उसी पर चर्चा की थी। बताया था कि 1990 के पहले, यानी पूंजीपति वर्ग के कल्याणकारी राज्य के दौर के लोग थे जिन्हें चुनावी रणनीति के तहत 5 हस्तियों को भारत रत्न दिया गया था। वो उपरांत सम्मानित किए गए, लेकिन नरसिंह राव और लाल कृष्ण आडवाणी बाजार अर्थव्यवस्था के दौर में अपनी भूमिका के लिए सम्मानित किए गए हैं। तो उसमें भी मनमोहन सिंह जी का जिक्र था, तो आप इसको जरा सुन ले तो आपको फिर मूल्यांकन में आसानी हो जाएगी। नरसिंह राव कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और राजीव गांधी की हत्या के बाद संजोग से प्रधानमंत्री बन गए थे। प्रधानमंत्रियों की सूची में वे सबसे विवादास्पद हस्ती माने जाते हैं। देशी विदेशी पूंजीपतियों के लिए वे इतिहास पुरुष और नायक हैं, तो मजदूरों और मेहनत कश जनता के लिए खलनायक।
याद करने की बात है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीति के रूप में कुख्यात उनके नेतृत्व में बनी, जिसके शिल्पी तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। यह स्पष्ट कर दूं कि यह डॉक्टर राम कविंद्र की राय है। इससे इत्तेफाक न रखना आपकी स्वतंत्रता। तो जब यह नीति अस्तित्व में आई थी तब इसका खूब विरोध हुआ था और इसे नई गुलामी का दस्तावेज तक कहा गया था। आज जो शुरुआत में मैंने नरेंद्र मोदी की बात की और जो नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्वर्गवास की बात उनके बारे में कही, और पहले जो भाजपा या विपक्ष के लोग जो कहते थे, तो भाजपा ने इस उदारीकरण की नीति के समानांतर आर्थिक उदारीकरण का नारा दिया। तो संघ परिवार से जुड़ा स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की अपील की थी, लेकिन हकीकत यह उभरी कि बाद में जिसने सत्ता संभाली उसने उसी नीति को आगे बढ़ाया। उलट में किसी ने इस अर्थ में यह नीति साम्राज्यवाद परस्त पूंजीपतियों के लिए अपरिहार्य बन गई है और नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी उस वर्ग के इतिहास में मील का पत्थर। अगर सिर्फ इस बदलाव को दिया जाएगा तो मनमोहन सिंह समान रूप से उसके हकदार होंगे। यह बातें लोकसभा चुनाव के पूर्व की है और तब की है जब नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान किया था। तो ये जो बातें हैं इसमें मनमोहन सिंह को भी भारत रत्न देने की पैरवी की गई और यह कहा गया कि अगर नरसिंह राव को नरेंद्र मोदी की सरकार भारत रत्न से सम्मानित कर सकती है तो फिर मनमोहन सिंह को भी सम्मान मिलना चाहिए। तो संभवतः नरसिंह राव पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी अनुमत की सरकार ने कार्यकाल पूरा किया और जिन पर 3 करोड़ रुपए में सांसद खरीद कर अपनी सरकार बचाने का आरोप लगा। साथ ही उस समय के कुख्यात शेयर दलाल हर्षद मेहता को उनको 1 करोड़ रुपए घूस देने का आरोप भी लगाया था। इन सब से अलग एक और योगदान है, इतिहास में भी वैसे प्रधानमंत्री के रूप में याद किए जाएंगे जिसके कार्यकाल में बाबरी मस्जिद गिराई गई और उसने ऐतिहासिक धरोहर को बचाने कुछ नहीं किया। कहा तो यह भी जाता है कि जब मस्जिद गिराई जा रही थी वे पूजा कर रहे थे। हालांकि इन बातों से मनमोहन सिंह की बातें मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री के रूप में ये नरसिंह राव के बारे में। तो नरसिंह राव के कार्यकाल का ही नतीजा रहा कि 1996 में उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद कांग्रेस इस तरह लड़खड़ाई कि 2004 में सोनिया गांधी के नेतृत्व इस बार इस प्रकार देखा जाए तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत की नींव नरसिंह राव ने ही रख दी थी। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी में वे भूले बिसरे व्यक्ति बन गए तो भाजपा खासकर प्रधानमंत्री मोदी की नजर में भारत रत्न। तो इस तरीके की बातें हुई, 3 अलग अलग व्याख्या है, विश्लेषण है, सबको आप संजीदगी से फिर एक अपील इस रूप में कि जो अवदान है देश के लिए चाहे जिस रूप में हो, तो मनमोहन सिंह को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। फैसला सरकार को लेना है। तो बहरहाल आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और फिर अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएंगे। अगर न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। आपको मैं समझता हूं कि मनमोहन सिंह के बारे में विशेष कुछ ताजा बताने की जरूरत नहीं है। वे 52 वर्ष 92 ईयर्स 92 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे, बीमार हो चुके थे, 2 बार उनकी सर्जरी हो गई थी, तो वे बीमार चल रहे थे और यह भी पता ही है कि उनका जन्म 26 सितंबर 1932 पश्चिम पंजाब के गाह में हुआ था जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2024 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और फिर आपको बताया है कि किस तरीके से नरसिंह राव की सरकार में जो नई आर्थिक नीति आई उसको उन्होंने अमली जामा पहनाया, वित्त मंत्री के रूप में मूर्त रूप दिया और कमोबेश वही नीतियां हैं जो आज भाजपा आगे बढ़ा रही है, देश उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। तो जो मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे
और यही वक्त देश के आर्थिक ढांचे के लिए काफी अहम था। वे काफी महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से लेकर सेवा के मामले में रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे, बहुत चीजें रही, सारी बातें रही। तो उनके परिवार में उनकी पत्नी गुरशरण कौर और 3 बेटियां हैं। तो मैं न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन की ओर से भी उन्हें श्रद्धा सुमन निवेदित करता हूँ।